मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के नए अध्याय के एक नए विषय के साथ आए हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछले कक्षा में जाना कि शब्द रचना क्या होता है और शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग के विषय में हमने पढ़ा था। तो ये बात हमने जाना कि उपसर्ग की उत्पत्ति जो होती है वो शब्द रचना के यौगिक शब्द से होती है। और हमने ये भी जाना कि उपसर्ग का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। उपसर्ग के द्वारा हम नए नए शब्दों को हिंदी भाषा में लेकर आते हैं। तो उपसर्ग हमारा पहला भाग है। इसकी परिभाषा को भी हमने जाना, जब कोई शब्द मूल शब्द से पूर्व में जुड़कर जो शब्दांश मूल शब्द के साथ जुड़कर एक नया अर्थ लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से भी हमने जाना कि किस प्रकार मान और अपमान में सिर्फ दो शब्दों का अंतराल है। अगर मान के आगे में हम लोग अप जोड़ दे तो शब्दों में का परिवर्तन आ गया। यहाँ मान का अर्थ है इज्जत और अपमान का अर्थ है बेइज्जती। तो ये शब्दों में अगर इस शब्दों को हम जोड़ दे तो क्या हो जाता है, अलग अलग शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम लोग मूल शब्द में किसी भी प्रकार की जगह अपमान की जगह हम लोग और शब्द और भी शब्दांश जोड़ सकते थे, जैसे अभिमान। तो अभी अगर हम जोड़ दे तो यहाँ पर शब्दों में क्या होगा, अभिमान, अर्थात जिस जो घमंड करता है उसे कहते हैं अभिमान। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार मूल शब्द के आगे में कोई शब्द जुड़ जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इन विषयों को हमने जाना। यहाँ पर हमने जाना था यदि मूल शब्द में सत्य हो, अगर उसके आगे में अ जोड़ दिया जाए तो एक नया शब्द बन जाएगा उपसर्ग विधि से। वो शब्द क्या है, वो बन जाएगा असत्य, जो सत्य ना हो। यहाँ क्या था, जो सत्य हो उसे कहते हैं, जो सच हो उसे सत्य कहते थे। अगर इसमें अ उपसर्ग लग के हमने क्या किया, शब्दांश में अ जोड़ दिया, इसके मूल शब्द के आगे हमने अ जोड़ दिया और ठीक देख रहे हैं ये शब्द में परिवर्तन आ गया। यह शब्द कौन से शब्द है, उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा आज का विषय क्या है, उपसर्ग के अगले भाग को पढ़ने का। उपसर्ग के प्रकार, यह बहुमूल्य बात है कि उपसर्ग के कितने सारे प्रकार होते हैं। तो उपसर्ग के कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है हमारा उर्दू के उपसर्ग और चौथा है हमारा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। इन 4 रूपों में उपसर्ग को बांटा गया है। तो एक एक उपसर्ग को हम लोग आज सीखेंगे कि उपसर्ग जो नए नए शब्दों का निर्माण करता है वो एक एक शब्दों को हम आज जानेंगे। तो पहला हमारा शब्द है वो है संस्कृत के उपसर्ग। ये आज के उपसर्ग का प्रथम भाग है, संस्कृत के उपसर्ग। तो चलते हैं, जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग के विषय में। तो संस्कृत के उपसर्ग क्या है, संस्कृत के उपसर्ग से वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत की भाषा में जैसे रहते हैं ज्यों के त्यों, अर्थात जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में हम हिंदी भाषा में उन्हें लेकर आते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा बताया गया है, अति, उत, निश आदि इस प्रकार के जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, आपका संस्कृत के उपसर्ग है, जो कि हिंदी की भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। जैसे आचार एक शब्द है, उसके आगे अति जोड़ दे तो क्या बन गया, अत्याचार। उसके बाद
संकोच शब्द में अगर निश जोड़ दें, निश उपसर्ग जोड़ दें, उपसर्ग का कर्तव्य क्या है, वो मूल शब्द के आगे में वो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं वो कहलाता है उपसर्ग। तो आज हम पढ़ रहे संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग हमने देखा संकोच एक मूल शब्द है और उसके आगे में निस जोड़ दे तो ये क्या बच जाएगा, निसंकोच। उसी प्रकार उत जोड़ पाद, तो ये बन गया क्या है, उत्पाद। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे परंतु हिंदी में जो के त्यों प्रयोग हुए हैं वो कहलाते हैं संस्कृत के उपसर्ग। परंतु एक खास बात है कि हमारे मन में प्रश्न उठता होगा कि अगर हम मूल शब्द के आगे में अपने मन से कुछ भी बैठा दें तो क्या वो शब्द बन सकता है, तो नहीं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमने मूल शब्द का अर्थ जो निकलता हो वही शब्दांश का भी अर्थ समान रूप से निकले, तभी ये दोनों एक शब्द बनते हैं, अत्याचार। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जैसे आपका एक उदाहरण है, जैसे यहाँ एक शब्द है, हम अगर कह सकते हैं कि यह उपसर्ग है या नहीं है। जैसे दुकाल, दुकाल यहाँ एक दो शब्द दिया है, दू जोड़ काल। काल का अर्थ होता है समय और दू का अर्थ होता है बुरा। तो दोनों को जोड़ते हैं जब तो एक समान अर्थ निकलता है, यानी कि दुकाल अर्थात बुरा समय। दोनों का अगर अलग अलग अर्थ निकले वो क्या है, वो उपसर्ग विधि का शब्द नहीं कहलाता है। हमें देखना होगा जो हम शब्दांश जोड़े हैं उसका मूल शब्द के साथ जरूर संबंध हो, अगर वो संबंध ना होगा तो वो उपसर्ग नहीं कहलाएगा। इन सपोज हम देखते हैं यहाँ एक शब्द है दुकान, तो आप कहोगे कान के आगे हमने दू जोड़ दिया अर्थात दो कान, नहीं, ये दोनों का अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। तो ये जो शब्द है ये उपसर्ग विधि का शब्द नहीं है। तो दो कान, यहाँ पर दो कान नहीं, दो कान दुकान किसको कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर आपको जरूरत की सारी चीजें मिलती हो उसे कहते हैं दुकान। परंतु इसको अगर हम तोड़ते हैं मूल शब्द के आगे हम कुछ भी जोड़ दे ऐसा नहीं होगा, उन्हें मूल शब्द से मिलते जुलते शब्दों को यहाँ जोड़ना होगा ताकि एक नया शब्द यहाँ बने, तभी वो उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द कहलाएंगे। तो यहाँ पर बना है दुकान, तो दुकान जो है उपसर्ग विधि का शब्द नहीं हुआ। यहाँ पर कहा गया है निम्न में से उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ हम लोग से पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पर दुकाल, दुकाल को तोड़ने पर दोनों का अर्थ समान आ रहा है। कपूत, कपूत का अर्थ होता है, क का अर्थ है बुरा और पुत्र का अर्थ होता है, जो पूत का अर्थ होता है पुत्र, तो जो बुरा पुत्र हो उसे क्या कहते हैं, कपूत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का अर्थ क्या होता है, समान निकल रहा है। दोनों का अर्थ समान निकले तो वही शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग विधि के अंतर्गत आते हैं। वही इसी जगह अगर हम लोग दुकान लिखते तो दोनों का अलग अलग मतलब निकल रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, दू का अर्थ होता है दो, कान का अर्थ है दोनों कान, तो ऐसा नहीं है दोनों कान, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, यानी कि ये जो शब्द है उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग मूल शब्द के आगे जो शब्द जोड़ते हैं उनका भी अर्थ होना चाहिए। अगर उनका अर्थ नहीं होगा तो वो उपसर्ग विधि के बनने वाले शब्द नहीं कहलाएंगे। अगला है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग क्या है, इसका परिभाषा देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द में तो संस्कृत के जैसे होते हैं, जो मूल शब्द जो है वो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी रूप में परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता था, तो उसे हिंदी में लाकर हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
वो कहलाते हैं हिंदी के उपसर्ग। हमने कुछ भाषा को, कुछ शब्दों को क्या क्या संस्कृत से हिंदी भाषा में लेकर आए हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ, अध, भी आदि आदि अनेक सारे हमारे जो है शब्दांश है। जैसे कि हम छूत देखते हैं, छूत मूल शब्द है, उसके आगे हम अ लगा दिए तो बन गया अछूत। छूत का अर्थ होता है जिसे छुआ ना जा सके, और अछूत का अर्थ, अछूत जो होते हैं जिसे हम जो से छू ना सके, हम लोग अछूत की कैटेगरी में आते हैं। अगुण, गुण जो होता है, जो गुणी में होते हैं गुण, और अ लगा दिया जिसमें गुण ना हो, अवगुण। आगे पका, पका जो है पका हुआ फल को पका कह सकते हैं। अर्ध लगा यानी कि आधा पका हुआ था। तो इन सबों के शब्दों में काफी बदलाव आ गया। तो हमने जाना संस्कृत के उपसर्ग को और उसके बाद हिंदी के उपसर्ग को। अब हमारे विशेष जानकारी दी गई है कि संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत के उपसर्ग की संख्या होती है 22, और हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है 12, और उर्दू के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है 19। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत के कितने होते हैं, उर्दू के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। अब आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग क्या है। तो उर्दू के उपसर्ग में शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो उर्दू भाषा के हैं उसे हम हिंदी भाषा में के प्रयोग में लाते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग के प्रयोग में लाते हैं। वैसे शब्दों को क्या कहते हैं, उर्दू के उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका उर्दू भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे चिला आदि बहुत सारे शब्द जो है इस तरह के आते हैं। जैसे दर, और मूल शब्द क्या असल, तो क्या बन गया दरअसल। गैर के जगह हम लोग लगा दिए क्या ब शब्दांश लगा दिए तो बन गया बगैर। ये सब उर्दू भाषा के हैं शब्द है जो कि हमने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा की में प्रयोग करके हिंदी भाषा के उपसर्गों का रूप देते हैं। अगला हमारा है क्या है, हमारा अंतिम संस्कृत के अवयव। संस्कृत के अवयव जो है ये हमारा चौथा उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द है। अब देखते हैं इसमें क्या व्यक्त किया गया है। वे उपसर्ग जो वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अवयव होते हैं। संस्कृत के अवयव अर्थात जिसमें लिंग वचन भाषा का संज्ञा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, संस्कृत के अवयव होते हैं और हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो जो संस्कृत के अवयव होते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द को कहते हैं उपसर्ग। संस्कृत के अवयव, और संस्कृत के अवयव कौन कौन से हैं, अंतर, अध, अंत आदि। यहाँ क्या व्यक्त किया जा रहा है देखते हैं। वे उपसर्ग या शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अवयव होते हैं और हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लाकर इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन शब्दों को लेकर हिंदी के मूल रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। मूल रूप यानी कि ये प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, संस्कृत के अवयव कह सकते हैं। जैसे कि हमने मूल भाषा के साथ जोड़कर यहाँ क्या बोला क्या है, उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग करते हैं हिंदी के अपने मूल रूप में। हिंदी के मूल रूप कौन है, मन, और यहाँ पर संस्कृत के अवयव क्या है, अंतर, तो जोड़ के क्या बन गया अंतर मन। उसके बाद ठीक है अन्य जोड़ आदर के साथ बन गया अनादर, अध जोड़ पतन के साथ बन गया अधपतन। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने सीखा उपसर्ग विधि जो है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग जो है जो मूल भाषा शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहे ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। हमने यहाँ देखा जो मूल शब्द से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण को भी हमने देखा और हमने सीखा, क्या सीखा, उपसर्ग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग को मिला के 4 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव।
यहाँ तक हमने जाना। अब देखा हमने कि संस्कृत के अवयव क्या है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते हैं, ऐसे उपसर्ग को जो का तो आते हैं संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में, उसे ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग क्या है, जो ऐसे शब्दांश जो मूल रूप से संस्कृत के होते हैं परंतु उसको रूप बदलकर, यहाँ रूप बदलकर हिंदी में लाया जाता है, ऐसे शब्द को हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। और उसके बाद अगला है हमारा क्या था, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग क्या है, जो उर्दू भाषा के शब्द हैं, शब्दांश होते हैं, उर्दू और फारसी के शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। जो हिंदी भाषा में उर्दू फारसी भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग में किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उर्दू के उपसर्ग कहते हैं। जैसे ब, गैर वगैरह ये सब उर्दू भाषा के शब्द है दरअसल। तो इस प्रकार से शब्दों को हम देख सकते हैं। अगला है संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय में क्या देखते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत के अव्यय था किसी प्रकार से लिंग वचन संज्ञा के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता है, परंतु ये क्या कहते हैं, जब हिंदी भाषा में आते हैं तो वो क्या है, हिंदी भाषा के मूल रूप में जुड़कर यह प्रयोग में आते हैं और ये कहलाते हैं संस्कृत के अव्यय कहलाते हैं और इनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। जैसे अंतर, अध, अन, ये सब संस्कृत के अव्यय हैं। और अंतर के साथ हमने मूल शब्द जोड़ा मन, तो अंतर मन, अन के साथ आदर जोड़ा था नादर, अध के साथ वतन जोड़ा तो अधपतन। तो यहाँ तक हमने जाना इसके विषय में, हमने जाना उपसर्ग के विषय में। अब चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर। पाठ्य पुस्तक में हम देख सकते हैं बहुत सारे उपसर्ग यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि इनके अर्थ भी यहाँ व्यक्त किए गए हैं। यहाँ संस्कृत के उपसर्ग क्या है, देखें वी का जो अर्थ होता है यहाँ अर्थ व्यक्त किया गया है। यहाँ उपसर्ग के जो शब्दांश है उनके अर्थ वी, और देखो इसका अर्थ होता है हिता, तो वी से हम लोग क्या जोड़े, क्या उपसर्ग वी उपसर्ग से हमने शब्द बना वियोग, विशेष, विमुक्त, विषम। उसके बाद स से हमने बनाया सजल, सकल, सहित, सपरिवार। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के उपसर्ग के से प्रयोग करके शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यह आप अभ्यास करेंगे पुस्तिका देखकर। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा जो संस्कृत के मूलतः होते हैं परंतु वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो हमने अभी जाना। जैसे अन्न, अज, उद, हु, भर, थ, दु, इस प्रकार ये जो है हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। इनको हम कैसे प्रयोग करेंगे, देखो ये जर के साथ अ लग गया तो अजर, अछूत, और यहाँ पर अकाल, काल के साथ अ लग गया अकाल। ये सब हिंदी भाषा के उपसर्ग है जिनका हम लोगों ने प्रयोग करके शब्दों का निर्माण किया है। अब देखते हैं अगला है हमारा उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में हम जाना जो हिंदी भाषा में कुछ उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग आए हैं, वो कौन सा है, यहाँ पर कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बद, बे, ला, सर आदि बहुत सारे उर्दू के उपसर्ग है जिनका प्रयोग हमने उपसर्ग विधि में किया है। जैसे कम से हमने जोर शब्द मूल शब्द लगाया तो बन गया कमजोर। कम क्या पीछे हमने लगा वक्त, वक्त मूल शब्द है उसके आगे हमने कम उपसर्ग लगाया तो बन गया कम वक्त। सीन मूल शब्द के आगे हमने कम लगा दिया तो बन गया कम सीन। उसी प्रकार आप सब भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार भू के आगे हमने खुश लगा दिया तो बन गया खुशबू। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करके विभिन्न तरह के उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं इन उपसर्ग के विधियों का। अगला है हमारा संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय में ऐसे शब्द जो संस्कृत के अव्यय होते हैं और वो हिंदी भाषा में क्या मूल रूप से जुड़कर नए शब्दों का हैं। जैसे ये सब है अध, चिर, अंतर, पुन। इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे अनुस्वार और विसर्ग शब्दों का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा हुआ है। ये सब क्या है संस्कृत के अव्यय शब्द कहलाते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर
तो हम देख सकते हैं पतन के आगे हमने अध लगा दिया तो अधपतन, हमने गति के आगे अधो लगा दिया तो अधोगति, मुख के आगे हमने अधो लगा दिया बन गया अधोमुख। तो इस प्रकार से जैसे काल मूल शब्द के आगे हमने चिर, चिर क्या लगा दिया, संस्कृत के आगे लगा दिया तो बन गया चिरकाल। तर लगा दिया, तर के आगे हमने चिर लगा दिया तो बन गया चिरंतर। इस प्रकार से आप सभी इन सब जो उपसर्ग के भाग है विभिन्न भागों को अभ्यास करेंगे ताकि आप उपसर्ग विधि का जब प्रयोग करें तो आपको काफी आसानी हो। तो बस उपसर्ग विधि में आपको बस इतना ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप सब मूल शब्द के आगे शब्दों को जोड़कर, शब्दांश को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करेंगे, वही होता है उपसर्ग। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनको देख सकते हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक अपने उस कॉपी में लिख सकते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी के 12 और उर्दू के 19 कुल मिलाकर होते हैं। तो हमने जाना, ये भी जाना कि मूल शब्द, यहाँ पर मूल शब्द आप ध्यान दीजिए, मूल शब्द के आगे हम कोई भी शब्द, शब्दांश अगर जोड़ते हैं, कोई भी संदान मतलब जिसका अर्थ दोनों समान अर्थ देते हो, ऐसे शब्दों को जोड़े तो वो कहलाता है उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द। तो आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ, अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।